हेलो बच्चों, मैंने केंद्र राज्य संबंध के विषय में मैंने विधायी जो शक्तियां हैं उनके बीच में क्या संबंध है, यानी विधायी संबंध क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। प्रशासनिक और वित्तीय संबंध बाकी है, हम आज उन्हीं पर चर्चा करें। जो प्रशासनिक संबंध हैं वो किन किन एस्पेक्ट्स पर आज बात करनी है वो हम बोल रहे हैं। एक तो कार्यकारी शक्तियों का जो बंटवारा है, जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उनमें विषय जो दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो उन विषयों पर है। उस पर विधायी कानून भी बनते हैं और प्रत्यायोजित कानून भी बनते हैं। प्रत्यायोजित कानून उसको कहते हैं जो विधानमंडल के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि आप प्रशासन के द्वारा जो उच्च पदस्थ नीतिगत निर्माण वाले जो लोग हैं वो अगर कोई कानून बनाते हैं और उसको लागू करते हैं वो प्रत्यायोजित कानून कहते हैं। तो ये उन विषयों पर भी बना सकते हैं। जो राज्य सूची के हैं तो राज्य बनाएगा, केंद्र है तो केंद्र बनाएगा, और जो दोनों है तो उसमें विषय पर बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि राज्य एवं केंद्र के दायित्व निर्धारित किए गए कि राज्य को क्या दायित्व बनता है, केंद्र का क्या दायित्व बनता है। और इसी पर जो कॉन्सेप्ट आया वो है सहकारी संघवाद, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं, पूर्व में भी चला आ रहा कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात, जब सरकारिया आयोग आए उसके बाद ज़्यादा ये बातें होने लगी सहकारी संघवाद की, कि संघ जो है जरूर प्रबल होगा, लेकिन दोनों के बीच का जो सहयोगात्मक होगा, राष्ट्र का विकास तभी संभव है। ठीक है। वरना अगर हितों का टकराहट शुरू होगा तो कई विखंडनकारी तत्व प्रबल होंगे और राष्ट्र की एकता अखंडता है वो प्रभावित होगी। ठीक है। तीसरा जो एस्पेक्ट्स है कि राज्यों को केंद्र बहुत सारे निर्देश दे सकता है, ये दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। वो क्या क्या होंगे मैं उन सब पर चर्चा करूँगा। चौथे एस्पेक्ट्स है कि केंद्र और राज्य के बीच का जो सहयोगात्मक जो व्यवहार होगा उस पे किन किन क्षेत्रों पर अगर विवाद उत्पन्न होता है राज्यों के बीच में तो केंद्र कहाँ कहाँ हस्तक्षेप करके उनको कंट्रोल कर सकता है, उनके बीच में इस प्रकार का ट्रिब्यूनल भी गठित कर देता है ताकि इन दोनों का विवाद ना हो। ये सब अधिकार केंद्र के पास है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो तो है ही प्रशासन के लिए। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं बनाई गई हैं। अखिल भारतीय सेवाएं विशेषकर से राज्यों के ऊपर कंट्रोल करते ही, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो राज्य के अंदर में जो पुलिस है उसका प्रधान जो होगा वो आईपीएस लेवल का अधिकारी है, वो राज्यों के पुलिस के ऊपर अपना नियंत्रण करती है। उसी प्रकार से प्रशासन में आएंगे तो डीएम होंगे जो कि उनके अंडर में सभी राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। तो ये सेवाएं जो है उसके आप अगर आयोग के स्तर पर देखें तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भले ही उसका स्वतंत्र अस्तित्व है लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के निर्देशों पर ही काम करती है राज्य लोक सेवा आयोग भी। ठीक है। तो देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं जैसे कैडर का बंटवारा है, तमाम चीज़ें हैं, किसी को भेजना है तो ये वहाँ से केंद्र से राज्य में भेजना है तो ये राज्य से फिर वापस केंद्र को जाना है। तो ये जो चीज़ें होती है राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बीच में, जब भी राज्य लोक सेवा आयोग को लगता है कि नहीं कुछ हमको इसमें विशेष रूप से कार्य करने हैं, डायरेक्शंस प्राप्त करने हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग उसको डायरेक्शन देता है। जैसे आप देखें बीपीएससी में बहुत सारे परिवर्तन जो किए गए वो अब यूपीएससी के डायरेक्शंस में ही किए गए। इसके बाद अगर मैं इस पर विस्तार से बाद में चर्चा करूँगा। एकीकृत न्याय व्यवस्था है वो भी दिखाता है कि जो केंद्र में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में हाई कोर्ट है, वो लेकिन नियुक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के निर्देश पर ही होती है। नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति ही हैं
और किसके सहयोग से, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके सहयोग से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नियंत्रण वाला है राज्य के प्रशासनिक में। और राज्यपाल तो बैठा ही गया, केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल बैठा दिया गया, ताकि राज्यपाल जो है पूरी सब कार्यकारी जो प्रशासनिक है उनका प्रधान होता है। सब राज्य जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उस तरह राज्यों में राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल प्रतिनिधि के रूप में केंद्र का काम करता है। जब कभी भी लगता है कि केंद्र चाहता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल को वापस भी कर लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रशासनिक संबंध के विविध आयाम हुए। किन किन एस्पेक्ट्स को आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ आर्टिकल वाइज। आर्टिकल 256 से 263 तक इसमें बात की गई है प्रशासनिक वाले में, और ये जो भाग है 11 में है। तो ये प्रशासनिक संबंध जो है 256 क्या कहता है? 256 कहता है कि प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना होगा जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन अवश्य हो। यानी संसद कोई कानून बनाती है तो राज्य को इसका पालन करना होगा, और ये दिया गया है। अगर राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका जो नीतियां बनाई गई हैं वो अगर मानने के लिए निर्देश दिया है और उसने आपने नहीं माना, ठीक है, तो वैसे ये 365 का है, 365 के तहत निर्देश देती है कि आपको इस बात को मानना है। लेकिन अगर वो न माने, ऐसा हो सकता है, तो कहेगा कि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। वैसी दशा में राज्यपाल से रिपोर्ट मांगेगी और राज्यपाल रिपोर्ट देंगे और वहां पे राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया जा सकता है। यानी 365 के तहत दिया गया है निर्देश कि आपको संघ की कार्यपालिका के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। संघ ने अगर कहा है किसी नीतियों को लागू करने के लिए तो आपको करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो केंद्र 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। हाँ, राज्यों को ये अधिकार दिया गया कि आप जो 356 का प्रयोग इस आधार पर किया गया तो आप इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अनुच्छेद 131 के तहत। कई बार हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा, विभिन्न राज्यों में हुआ है, बिहार में भी हुआ है। तो आप देखेंगे कि उसमें राज्य जो है जिसको बर्खास्त किया गया, 356 लगाया गया, वो निश्चित रूप से फिर देखेंगे कि आप वो कोर्ट में गई और फिर रिवाइव होकर के आई। तो ये 131 के तहत ये अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, ठीक है। लेकिन 256 के तहत राज्य केंद्र को ये अधिकार है कि वो राज्यों को ये निर्देश दे, ठीक है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो, ठीक है। जैसे कुछ मामलों में निर्देश क्या होते हैं, जैसे रेलवे। अब आप एजिटेशन होते हैं राज्य में, ठीक है, तो राज्यों में किसी मामले को लेकर के एजिटेशन हो, जैसे अभी देखिए तो कृषि जो कानून है उसके विरुद्ध में तमाम बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि कृषक जो है आंदोलन कर रहे हैं और कृषक जो है रेल रोको कर दिया और रेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, पटरियाँ उखाड़ देते हैं, रेल में आग लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारा कारण होता है। वैसी दशा में ये निर्देश है 257 के तहत कि रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, आपको ये करना है। 257 कहता है कि आपको ये करना है। इसीलिए देखिएगा कि रेलवे पुलिस जो है वो तो केंद्र का हुआ, लेकिन रेलवे पुलिस के तहत देखिएगा कि राज्य पुलिस भी रेलवे के लिए एक अलग विंग है जो काम करती है, सब जगह देखिएगा।
रेल डीएसपी बनते हैं, ठीक है, रेल में एसपी बनते हैं, तो आपको यहाँ से भेजा गया, ठीक है। केंद्र भी अपना रेलवे पुलिस दिया है, उसका रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस है, ठीक है, जिसको आरपीएफ कहते हैं हम लोग। और हमारे यहाँ के भी राज्यों के भी अपने पुलिस हैं, दोनों का समन्वय रहता, कोऑर्डिनेशन से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे 257 के तहत राज्यों को ये निर्देश, इसी आधार पर वो विंग बनानी पड़ी। दूसरा, संचार के जो साधन है उनके रखरखाव के भी, जो भी ये संचार के साधन है, टावर लगा है, तमाम लगा, इन सब की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। तो केंद्रीय संपत्तियों का आप उसका नुकसान ना पहुंचाएं, ये निर्देश राज्य देता है 257 के अधिकार के तहत, ठीक है, ये आर्टिकल 257 में वर्णित है। या फिर इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा के में अल्पसंख्यकों की जो मातृभाषा है उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्तर पर उसकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करें, ये निर्देश दे सकता है, ठीक है। या फिर राज्यों में अनुसूचित जो जनजाति है उसके कल्याण के लिए विशेष उपबंध करे, ऐसा निर्देश भी दे सकता है, ये भी 257 के तहत ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं 258 पर। अब अनुच्छेद 258 की बात। अनुच्छेद 258 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषयों से संबंधित शक्तियां या कार्य सौंप सकता है। यानी कि केंद्र की अपनी शक्ति है, उस शक्ति को किसी अधिकारी में इम्पोज कर सकता है, वो राज्य के किसी अधिकारी को, ये शक्ति का आपको प्रयोग करना, ठीक है। मान लीजिए कि नहीं है उसके पास मशीनरी, नहीं है अधिकारी, नहीं है, तो वो अपनी शक्तियों का आप में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे हम बताएं तुमको क्या कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी डीएम साहब जो है वो छुट्टी पे जा, अब नीचे जो है वो एडीएम है, उसके नीचे एडीएम जो है वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं, राज्य सरकार से बनते हैं, एसडीएम से प्रमोशन पाके एडीएम बने, ठीक। कोई एडीएम है वो राज्य सरकार के हैं, अभी वो उनको केंद्र सरकार में जब डीएम बनेंगे तब वो केंद्र सरकार के फाइल जाएगी और उनको मिल जाएगी संस्तुति डीएम बनने की। तो आप देखेंगे कि वो डीएम जो है अपना छुट्टी पे गए हैं तो अपना पावर जो है 3 दिन के लिए गए, 4 दिन के लिए गए, अब वो 4 दिन के लिए वो अपना सब पावर इन्वेस्ट करके चले गए एडीएम को, तो वो पावर ये जो दिया गया ये 258 के तहत है कि वो किसी कार्य तमाम जिले का जितना भी कार्य उस समय 3 दिन का 4 दिन का होगा वो सब उसके दस्तखत से होगा, उनके ये सब, इसने पावर इन्वेस्ट कर दिया उनमें अपना, तो ये जो अधिकार प्राप्त है वो इसी के तहत प्राप्त है। या संसद अपनी किसी भी विधि के द्वारा किसी राज्य या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां सौंपता है जो वो उचित समझे, चाहे वे कार्य राज्य विधानमंडल की शक्ति के अंतर्गत क्यों नहीं आते। यानी राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है केंद्र। और अभी जो आप देखेंगे कि संसद ने जो कृषि बिल पास किए हैं, तो कृषि तो राज्य के अंतर्गत में आता है, ठीक है, तो वो अगर कहीं किया है तो वो इन्हीं सब शक्तियों का प्रयोग किया, हालांकि वो राज्य सूची का विषय है, संवर्ती का भी नहीं है, लेकिन उसको स्पेशल शक्तियां रहती है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेज प्रूफ करने होते हैं। वो कौन से सर्कमस्टांसेज, ऐसे हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते, ठीक है। यदि केंद्र सरकार इस अनुच्छेद के किसी उपबंध के आधार पर राज्य सरकार को इस प्रकार का निर्देश देती है कि आपको ये काम करना है, वो काम केंद्र का है, राज्य का नहीं, और अगर उसको करती है तो उसको करने में बहुत सारे खर्च भी होते हैं,
व्यय भी होते हैं। तो ये व्यय वहन करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि उसने केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के किसी अधिकारी को या राज्य सरकार ने अमुक से राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये काम सौंपा है, तो उस पे जो खर्च आएगा वो पेड करना होगा केंद्र सरकार। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 259। देखिए ये आर्म फोर्सेस से संबंधित बातें थी, इसको समाप्त कर दिया गया 259। 260 है वो संघ क्षेत्र से के बाहर के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा, यानी कि यहाँ पे वही अवशिष्ट शक्तियाँ वाली विधायी वाली बातें हैं, वही चीज़ें यहाँ कार्यपालिका वाली बातें हैं। ये कार्यपालिका में जो इसमें जो विषय नहीं है उस पर केंद्र ही कानून बनाएगी, ये 260 कहता है। उसके जो प्रशासनिक वाले जो अधिकार हैं इसमें 260 के तहत इसमें आते हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 261 पे। अनुच्छेद 261 कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, यानी जो पब्लिक एक्ट है, अभिलेखों, जो भी रिकॉर्ड्स हैं तथा न्यायिक कार्रवाइयों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। यानी संघ के और के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं और प्रत्येक राज्यों के जो सार्वजनिक क्रियाएं हैं, उनके अभिलेख हैं, न्यायिक क्रिया है, ये जितनी कार्रवाइयाँ हैं, इस सभी संघ भारतीय क्षेत्र में लागू होंगे। उसको आप किसी राज्य की सीमाओं में नहीं बांध सकते। ठीक है, जैसे पटना हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिए, अब उस निर्णय, जिस प्रकार के केसेस हैं, जो निर्णय हैं वो रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, ये एविडेंस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो सभी राज्य क्षेत्रों के लिए मान्य होती है, उसको मानना पड़ता है, नहीं तो केस करिए। अगर पंजाब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिए और अगर हमने भी पटना हाई कोर्ट में इस प्रकार के केसेस के संबंध में केस कर दिया, तो जो मेरे वकील होंगे वो पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा जो दी गई होगा डिसीजन, उसको लगाएंगे, कहेगा ये अभिलेखीय साक्ष्य है और यहाँ पटना हाई कोर्ट को इसको मानना होगा, इसको इनकार आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सभी भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सभी जगह लागू हो जाते हैं। अब उसको, हाँ ये जरूर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है या हाई कोर्ट के द्वारा केसेस जरूर होते हैं। ऐसे राज्य सरकार जब तक उसको अधिसूचित नहीं करेगी कानून के रूप में, तब तक वो लागू नहीं होगा। इसके लिए आपको भी वाद दाखिल करना पड़ेगा और फिर उसको लागू करवाने के लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पंजाब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और वो स्वतः जो है हमारे यहाँ बिहार में भी लागू हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। वो इस प्रकार के केसेस आएंगे, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मानना कोर्ट का भी अधिकार, वो अधिकारिता में आता है, उसको नहीं आप कर सकते, नहीं वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। यानी उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय का नहीं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इन दोनों के जो डिसीजन होते हैं वे मानना कोर्ट के जस्टिस का भी काम है और हम सभी लोगों का काम है। उसको आपको मान सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर आप उसको नहीं मानेंगे। अनुच्छेद 262 क्या कहता है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदियों का बंटवारा, पानी का बंटवारा, ठीक है, जलाशयों आदि के जल के प्रयोग का वितरण, नियंत्रण संबंधी विवादों के निर्णय, इन सब के में केंद्र हस्तक्षेप कर सकती है, इसके लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है। तो देखते हैं बनता है। ठीक है, जैसे कावेरी जल विवाद बना, इसके बंटवारे के लिए बना तो ट्रिब्यूनल बन सकता है। बहुत सारा ट्रिब्यूनल बना है, नदी जल के बंटवारे के लिए 2 राज्यों के बीच में होता है। ठीक है, आप देखेंगे अब ये तमाम नदियों के बंटवारे के बीच में केसेस 2 राज्यों के बीच चलते रहते हैं, 2 या 3 राज्यों के बीच भी चलते रहते हैं।
तो इस प्रकार के लिए केंद्र हस्तक्षेप करती है और इस प्रकार का ट्रिब्यूनल का गठन करती है ताकि विवाद आगे न बढ़े और देश में जो है वो शांति व्यवस्था कायम रहे। ठीक है। अनुच्छेद 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है वो कई प्रकार के विवादों को सुलझाने में कोऑर्डिनेशन में काम करती है, विवादों को सुलझाने का काम करती है। इसमें सभी राज्य जो है वो इसके सदस्य होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का। ठीक है। ये वीपी सिंह के समय में 1990 में गठित हुआ था, तब से ये काम कर रही है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। अब ये जो हमारा सहयोगात्मक वाली बातें हैं, इसमें जो मैंने कहा कि अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतः संबंध, इन सब के संबंध में भी निर्णय लिए गए, बाद में लिए गए, जो वित्तीय अधिकार के तहत के, जो मैं वित्तीय संबंध में बताऊंगा, जैसे जीएसटी का परिषद का गठन। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूँ। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, मैंने बताया आपको कि 3 प्रकार की जो सेवाएं मानी जाती है, जैसे अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राजकीय सेवा। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उसमें भी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये अखिल भारतीय सेवा कौन कौन है? आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये 3 अखिल भारतीय सेवा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी केंद्रीय सेवाएं हैं। केंद्रीय सेवाओं का कार्यालय भी जो है राज्यों में होता है, उसकी जो अभिरक्षा करना ये भी राज्य का कर्तव्य है। और देखेंगे कि जितने केंद्रीय सेवाएं हैं इन सब वो राज्यों में कैडर भी बंटवारा होता है। आईएएस बनते हैं तो कैडर बंटवारा होता है कि आप जो है बिहार जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, आप तमिलनाडु जाएंगे, आप महाराष्ट्र जाएंगे, आप उसी राज्य में काम करेंगे। एक समय सीमा के बाद आपको मिलता है कि आप आ सकते हैं, आप वापस भेज सकती है, केंद्र मंगा भी सकती है अपने किसी भी को भी। तो इस प्रकार के अधिकार होते हैं। या आप इस राज्य के लिए आप बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हो, आपसे राज्य सरकार संतुष्ट नहीं है, तो उनकी संचिका को केंद्र को भी भेजती है कि भाई आप इस अमुक आईएएस से को आप अपना वापस ले लीजिए। ऐसे बहुत सर्कमस्टांसेस होते रहते हैं। ठीक है। तो ये केंद्र के द्वारा जो इम्पोज किए जाते हैं अधिकारी, वो राज्य सेवा के ऊपर होते हैं और ये हम लोग उनके अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो के प्रशासनिक संबंध के संबंध में है, वो मैंने बातें की। देखिए, इसके अतिरिक्त जो है न्यायालय की बात किया ही मैंने। राज्यपाल जो है वो उसकी आप बृहद व्याख्या भी कर सकते हैं, राज्यपाल में पढ़ भी सकते हैं। तो वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, लेकिन फिर भी राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में भी सरकारी आयोग ने भी कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री की सहमति लेकर के राज्य को केंद्र को ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि कोई जो प्रशासनिक और जो विधायिक गतिरोध उत्पन्न न हो, राज्य और केंद्र के बीच में कोई इस प्रकार का क्लैशेज उत्पन्न न हो। राज्यपाल कभी कभी बहुत ज़्यादा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं तो सहयोग नहीं रह जाता है। ये तभी देखने को मिलता है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हों, तो वहाँ पे क्लैश उत्पन्न होता है, जैसा कि अभी आप देखते रहते होंगे, लगातार आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ता होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो सहकारी संघवाद है उस पर चोट पहुंचती है। तो इसमें राज्यों को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लरिश्ड हो और केंद्र को भी सहयोगात्मक ही व्यवहार करना चाहिए। वहाँ पे बायस नहीं होना चाहिए कि केंद्र अक्सर ऐसा होता है कि केंद्र बायस्ड रहती है कि जहाँ अपनी सरकारें होती हैं उनको बहुत वित्तीय सहायता देती है और योजनाएं चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वित्तीय संबंध को भी यहाँ पर डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ कि इसमें क्या करता है केंद्र, कहाँ क्लैशेज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए, तभी आप समझ पाएंगे पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स इसीलिए समझ पाएंगे, आप सुनते होंगे, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा किसी चीज़ का, लेकिन देखते होंगे कि अमुक मुख्यमंत्री के काल में बहुत विकास नहीं हुआ, तो उसके क्या पीछे इसके रीजंस रहते हैं।
तो इसके पीछे रीजन्स यही रहते। पहले सरकारी आयोग के पहले आप देखेंगे बहुत सारे योजनाओं में वो रेशियो भी बहुत 50-50 का हुआ करता था, 50-50 का रेशियो। और इस बात को अगर नहीं आप समझते हो तो समझो जैसे कि किसी योजना में राज्य का खर्च बजट बनाया गया 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब उस 10,000 करोड़ में का जो फंड होता है उसका 50-50% से है, पहले होता था ज़्यादातर, अभी तो 60-40 का रेशियो है, कई कई योजनाओं में तो 80-20 का भी रेशियो, तो 60-40 का रेशियो, तो 60-40 पहले था, 50-50। अब उसमें क्या हुआ कि 50% 5,000 करोड़ रुपया केंद्र ने आपको दे दिया और 5,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को अपने फंड से देना। अब होता क्या था कि 5,000 करोड़ रुपया अगर गरीब राज्य है तो वो एक योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाता था? संभव नहीं है, उसको कर्ज ही लेना। अब कर्ज लेने के लिए क्या करेगा वो? या तो एडीबी से मांगेगा या वर्ल्ड बैंक से मांगेगा, इस प्रकार से ही कर्ज मांगेगा, या अन्य राज्यों से कर्ज मांगेगा। ठीक है, अब देखिए अन्य राज्य तो बहुत ज़्यादा नहीं देते, तो आप अगर वर्ल्ड बैंक से मांगते हो और फिर एडीबी से मांगते हो, वैसी दशा में केंद्र का गारंटी चाहिए, उस पर केंद्र का दस्तखत भी चाहिए, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। अब आपकी संचिका गई और आपसे केंद्र सरकार चिढ़ रहा हो तो वो नहीं करेगा संस्तुति। तो आपका खर्च मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपया ही रहा, तो आप उसमें से 5,000 करोड़ रुपया में से सिर्फ 100 ही करोड़ रुपए निकाल सकते हैं। 100 करोड़ को ही निकालेंगे आप केंद्र वाला फंड से भी, और 100 करोड़ अपना मिलाएंगे और 200 करोड़ रुपया का उस पर खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि केंद्र जितने बनाया आप उसका खर्च कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं। इसीलिए क्या होता था कि कार्य नहीं हुए, पैसा का अभाव में, राज्य के पास पैसा ही नहीं है और वो 31 मार्च को सरेंडर करना पड़ता और मोटे मोटे अक्षरों में निकल गया, ठीक है, कि ये देखिए ये राज्य सरकार फेलियर है, हम फंड दिए थे इसका उपयोग भी नहीं कर पाई। और क्यों नहीं हुआ इसके लिए कोई नहीं लिखता, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। वो ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती, सबको लगता है कि निकम्मी सरकार थी, कोई काम नहीं किया। और जहां अपनी सरकार होती है वहां पे क्या करते हैं, या तो कुछ अनुदान की राशि दे दिया, उसमें से 5,000 में से 2,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त, और 3,000 करोड़ रुपया का व्यवस्था करा दिया, लोन करा दिया, और वहां विकास दिखता है, वहां काम हुए, सब पूरा 10,000 करोड़ रुपए का काम हो गया। तो यहां पे केंद्र और राज्य के बीच में हितों में टकराहट जो होती है वो इसीलिए होती है। केंद्र सोचता है कि मेरी वहां सरकार नहीं है, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इनके काम बहुत होंगे, विकास ज्यादा होंगे, विकास ज्यादा होंगे तो अगली बार हम नहीं आ पाएंगे। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ कहां, सहकारी संघवाद हुई कहां? तो कोई भी अपनी राजनीति से परे उठ करके काम करता ही नहीं। काम तब हो ज्यादा बेहतर जब सोचे कि हाँ नहीं, और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री भी रह चुके और इस चीज का झेल भी चुके, और कहते भी रहते थे कि जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर हम बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ये करना पड़ता है, सरकारों को करना पड़ता है। अगर सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो आप अगर राजनीतिक द्वेषपूर्ण से भावना से काम करेंगे तो निश्चित रूप से, अभी देखिए सारी राज्य सरकारें जबरदस्त मांग करती हैं जीएसटी के संबंध में। जीएसटी वाले में वित्तीय संबंध में है, अब मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करता हूं, आता हूं वित्तीय संबंध वाले। और प्रशासनिक संबंध में एक दो बातें और महत्वपूर्ण है, जैसे ये तो मैंने संविधान में जो उल्लेख हैं 256 से 263 तक की बातें की। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक संबंध में
संविधान के इतर बहुत सारी संस्थाएं हैं। संविधान में जो नहीं वर्णित है, गैर संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, उसको कह सकते हैं, संसद के द्वारा बनाई गई संस्था है, वो भी प्रशासनिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि नीति आयोग, ठीक है, पहले आप योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद कहते थे, अब उसको नहीं लिखेंगे, अब उसके जगह नीति आयोग लिखेंगे, ठीक है। जीएसटी परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, जितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है, ठीक है, अभी केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का भी गठन किया गया है, ठीक है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत में आएगी। ये सभी प्रशासनिक जो है वो संबंधों को ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत ही ये काम करेंगी, ठीक है। इसे देखिएगा, शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा नीति बनाई गई और राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि आप भी अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन लाएं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सहकारी संघवाद का और अच्छा उदाहरण मिलता है कि आप देखेंगे कि बहुत सम्मेलन बुलाए जाते हैं, ठीक है, प्रशासन में कोऑर्डिनेशन बने, इसके लिए ये सहकारी संघवाद ही है। सब लिखेंगे आप सहकारी संघवाद में, प्रश्न सहकारी संघवाद ही आएगा। तो इसमें क्या है, तो राज्यपालों का सम्मेलन बुलाते हैं, राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है राज्यपालों का सम्मेलन, और केंद्र कैसे कार्य करेगा इन नीतियों का उनको राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है और वो राज्यपालों को निर्देश देते हैं कि आप अपने यहाँ इस प्रकार से कार्य करवाइए, डायरेक्शन रहता है, ठीक है। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। अभी देखिए वर्चुअल तो लगातार चल रहा था, कोविड के संबंध में लगातार बैठकें हो रही थी, जीएसटी के संबंध में भी बैठकें हो रही हैं, अभी वर्चुअल ही हो रही हैं, ठीक है। वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होता है, तमाम वित्त मंत्रियों का जो है, राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, उसका सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, और वो तमाम कठिनाइयाँ बतलाते हैं कैसे वित्त का बंटवारा होना है, कैसे केंद्र अभी भी सक्षम नहीं हो पा रहा है, जीएसटी की मांग चल रही है। जीएसटी वाले में देखिए क्या हुआ, मैं यहाँ पर बताऊँ आपको। जीएसटी जो है वो 2 साल जीएसटी में बहुत आया, ठीक है, केंद्र ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा जीएसटी आई धनराशि। 60,000 पहले वर्ष में 60,000 करोड़ रुपया आया था, 40,000 करोड़ रुपया जो है वितरण कर दिया गया, राज्यों में भी बंटवारा कर दिया गया डिमांड्स में। 20,000 करोड़ का सरप्लस था, सेकेंड ईयर में तो और ज़्यादा सरप्लस था। दोनों सरप्लस जो थे, इसको जीएसटी का फंड जो है वो अलग है और इसको रखना था राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार ने जो सरप्लस बजट थी, राशि थी, सरप्लस जो राशि थी, उसको उठा करके डाल दिया संचित निधि में। नहीं डालना था संचित निधि में, उसने अपने खर्च वाले में डाल लिया संचित निधि में सरप्लस को। और इस वर्ष स्थिति हुई कोविड की वजह से कि तमाम देखिए कि जीएसटी कलेक्शंस कम हुए, राज्यों की भी स्थिति खराब हुई, वित्तीय स्थिति केंद्र की भी खराब हुई। अब जीएसटी का कलेक्शन कम आया है और राज्य मांग रहा है कि मुझे भाई दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि 5 साल तक जो कम होगा उस सब की भरपाई हम करेंगे। अब इनके पास फंड ही नहीं है। जीएसटी का अपना फंड होता तो जीएसटी इसमें से निकाल कर दे सकते थे, उनको डाल दिया उन्होंने संचित निधि में, और संचित निधि में निकाल कर खर्च कर दिया। अब पूरी प्रोसीड्योर होगी संचित निधि से उसको कैसे निकाला जाए। आप अपने फंड में पूरा कैसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। ये गलती हुई, चूक हुई। तो ये चीजें जो है सोचा नहीं होगा लोगों ने कि ऐसी भी सर्कमस्टांसेज आएंगे, और ये हो गई चूक। अब ये हालत खराब हो रही है लोगों की कि कैसे हम इसकी भरपाई करें, कैसे इन लोगों को दें। इसके बाद पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई जाती है, जो गृह मंत्री लेते हैं। सारे राज्यों की कानून व्यवस्था को देखना है, इसके लिए बैठक बुलाते हैं, ठीक है।
न्यायाधीशों का देखिए, उसका भी सम्मेलन बुलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। आप देखेंगे जितने एजुकेशन सिस्टम्स को ठीक करना है तो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो बुलाया जाता है बैठक, आप देखेंगे जो मानव संसाधन मंत्री हैं वो तमाम कुलपतियों की बैठक बुला देते हैं, या गृह मंत्री जो हैं वो बुलाए जाते हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री इसका लेता है, विधि मंत्री बुलाए जाते हैं विधि के लिए, ठीक है। सब केंद्र के स्तर के जितने कृषि मंत्री हैं वो बुला सकते हैं कृषि के भी, ठीक है, अभी बुलाएंगे देखिएगा, ठीक है। हालांकि कृषि वाला जो चीज़ है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन कृषक एक बहुत बड़ा वर्ग है, एग्रीकल्चर एक बहुत सारे, उस पर कर लगाना, उस पर उसकी नीतियां बनाना, ठीक है, वो कैसे होगा। ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें कर संग्रह करने का काम करती है, कर लगाने का भी काम करती है, वो राज्य सूची का विषय है। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग होता है और इस बड़े वर्ग को संतुष्ट करने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, वो इसी अधिकार के तहत जाती भी है, ठीक है। जैसे अभी कृषि, मैंने पहले भी बोला कि कृषि संबंधी जो विधेयक पारित हुए, नीतियां बनी है, वास्तव में देखा जाए तो ये राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि कृषक बहुत बड़ा वर्ग है और उनको लाभान्वित करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश कराना है, उसको अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है, इसलिए इसको इस कृषि को अंतर्राष्ट्रीय फलक प्रदान करना है, उसको निर्यात बढ़ाने हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें करने। तो इस सब चीज़ों को लेकर के केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, तो उसने कहा कि मैं इसी निवेश के लिए नीतियां बनाई, ठीक है, वो जस्टिफिकेशन यही सब देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, अब मैं वित्तीय संबंध पे आता हूँ। अब आते हैं केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है उसकी बात करते हैं। जो वित्तीय संबंध है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, ठीक है, नहीं दिमाग में रखिएगा। सहकारी संघवाद आए तो प्रशासनिक भी लिखना है, विधायी भी लिखना है, साथ साथ ये वाला पोर्शन ज़्यादा जीएसटी के संदर्भ में हो सकता है ज़्यादा है। तो भाग 12 में ये बातें दी गई हैं, वो दोनों 11 में थी, विधायी वाला और प्रशासनिक वाला, ये 12 में है। और ये अनुच्छेद 268 से 293 तक में इसमें बातें की गई हैं। देखिए, इसमें वित्तीय जो संबंध हैं वो थोड़े असंतुलित होते हैं, और इसमें असंतुलित होते हैं जिसी कारण जो है राज्यों के बीच में टकराहट भी उत्पन्न होती है। तो ये कारण क्या है? देखिएगा, कोई एक राज्य है जिनकी आय बहुत कम है और व्यय ज़्यादा है, बिहार उन्हीं में आता है कि उनकी आय कम है और व्यय ज़्यादा है, चूँकि विकास के काम करने हैं, गरीबी ज़्यादा है, कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं चलानी है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, ठीक। तो आपके अपनी आय को भी बढ़ाना है, साथ साथ जो है व्यय की मात्रा लगातार बढ़ती जानी चाहिए, ये बजट बढ़ता जाना चाहिए। बजट बढ़ना ये दर्शाता है कि आप में विकास के काम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा पिछले 10-15 वर्षों में लगातार आप देखेंगे कि आप राजकोषीय नीति को देखें बिहार के भी, तो लगातार बजट की जो राशि है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये दिखाता है कि विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर आप देखें दूसरे राज्य की जो आय है, अगर वो ज़्यादा हो और व्यय कम हो तो ये असंतुलित दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, वह इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, जहाँ इंडस्ट्री का एरिया ज़्यादा है, वहाँ आय भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके व्यय थोड़े उसके अपेक्षाकृत कम होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब सबके पास आवास उपलब्ध हो जाए जिस राज्य में, वहाँ इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों लागू रहेगी? क्या को लागू करेंगे? नहीं काम होगा, वहाँ पर दूसरा कार्य होगा। हमारे यहाँ तो अभी लगातार होते रहे तब भी वो नहीं पूरा होगा। अभी भी बहुत ऐसे प्रतिशत के लोग हैं जिनके पास अपना रहने का 2 कमरे का मकान भी नहीं है। तो ऐसे राज्यों में आप देखेंगे ये असंतुलन है, उसको आप एक तराजू पर नहीं तौल सकते। इसीलिए वित्त आयोग की यहाँ पर औचित्यता होती है। वित्त आयोग इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए
धनराशि का एलोकेशन का बंटवारा करता है कि जनसंख्या जिसके यहाँ ज़्यादा होगी उस आधार पर कितना वित्त का बंटवारा होगा। ठीक है, राजकोषीय जो हमारी राजकोषीय नीति है जो बनती है वो इन्हीं सब को आधार में ध्यान में रख करके, वित्त आयोग भी इसी को आधार में रख करके अपनी नीतियां बनाता है। ठीक है, उन सब पर हम वित्त आयोग में जब करेंगे तो कैसे कैसे बंटवारा करता है उन सब की बातें करेंगे। आज जो है वित्त आयोग ने जो 14वां वित्त आयोग है वो पर्यावरण को लेकर के आया और वो फिर 15वां वित्त आयोग में इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को और ज़्यादा, पर्यावरण के आधार पर आपके यहाँ हरित प्रदेश का क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल कितने जिनमें आपके यहाँ ग्रीनरी एरिया, उस आधार पर भी वित्त का बंटवारा होगा। अब इस जो लागू हुआ, जैसे ही ये क्लाउज को लाया गया तमाम राज्य जो है उस अग्रसर हो गई। बहुत अच्छा था ये स्टेप कि जो हरित प्रदेश जिस राज्य का ज़्यादा होगा उसको इसमें एलोकेशन में 5% के आसपास था कि दिया जाएगा। अब तो बढ़ गया 10% के आसपास हो गया, तो ये 7.5% हो गया। तो आप देखेंगे ये बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इसलिए देखिए सारे राज्य सरकारें पेड़ लगाने के ऊपर अग्रसर हो गई। तो ये कहीं ना कहीं ये वित्तीय बंटवारा का ही परिणाम है। ठीक है, अब इसमें कराधान की जो शक्तियों का आवंटन है वो भी 4 तरीके से किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, इसमें अलग अलग कर लगाने के लिए अलग अलग विषय दिए गए हैं। जैसे संघ जो सूची है उसमें 13 विषय हैं, यानी 13 चीज़ों पर वो कानून कर लगाने का अधिकार केंद्र का रहता है। राज्य सूची के जो विषय हैं वो 18 हैं, भले कमज़ोर हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन वो 18 विषय हैं जिस पर राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची में जो है वो उसका में विषय भले ही कम है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जैसे जीएसटी जो है वो समवर्ती सूची वाले में रखा गया है। इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें जो स्टेट जीएसटी भी है, ठीक है, IGST भी है, CGST भी है। ठीक है, तो वो कौन कौन से विषय होंगे, हालांकि इसको लगवाने का जो आप जीएसटी परिषद में अपनी बातें राज्य रखेंगे, लेकिन लगाने का काम केंद्र ही करेगी, उसको वसूलने का काम राज्य और केंद्र दोनों करेंगे और उसमें बंटवारा होगा। तो बंटवारा किस आधार पर होगा, तो IGST, CAGST और SGST के रूप में वो निर्धारित कर दिया गया कि ये विषय ये चीज़ों पर इतना GST आपको मिलेगा, इतना GST केंद्र को मिलेगा, इतना GST IGST के रूप में। अगर कोई राज्य उत्पादन करता है, अगर कोई IGST होता क्या समझ लो, अगर कोई राज्य उत्पादक राज्य है जैसे महाराष्ट्र, हस्तक्षेप इसीलिए हुआ IGST वाली बात आई, पहले IGST नहीं हो रहा था, लेकिन IGST की बात क्योंकि बड़े उत्पादक राज्य जो हैं वो डिसाइसिव फैक्टर होते हैं इन सब में, उन्होंने हस्तक्षेप किया कि IGST नहीं रहा तो हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि GST कहा गया कि अंतिम उपभोग वाले पर ही GST वहीं पर लगेगी। ठीक है, कई स्टेजेस जो होते हैं उस पर जो कर लगते थे वो नहीं होगा, तो अंतिम वाले उपभोग पर लगेगी, तो अंतिम उपभोग पर लगेगी तो जो उपभोक्ता वाला राज्य होगा उसको GST प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है और उपभोक्ता वाला राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, इसको सबसे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। माल कहीं से भी आ रहा हो लेकिन अगर उपभोग यहाँ हो रहा है तो GST हम दे रहे हैं, हमारे राज्य के लोग जो GST पेड कर रहे हैं, तो हम सारी राशि मिल जाएगी स्टेट GST के रूप में, और जो केंद्र को ले जाना अपना हिस्सा ले जाएगा सेंट्रल GST के रूप में, CGST के रूप में। तो कहा कि हमको क्या फ़ायदा होगा, हमने उत्पादन किया, महाराष्ट्र ने उत्पादन किया, गुजरात ने उत्पादन किया और उसको आप बिहार में आके बेच रहे हो, तो हमको क्या फ़ायदा होगा। तो पहले तो था एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब सब मर्ज कर दिया गया इन सारी GST में जितने भी करते। अब वो स्टेट एक्साइज वाली जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ जो है इसमें मर्ज जो कर दिया गया, दिक्कत हो गई। एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सामान जो है सीधे आप लेकर के आ सकते हो, बेच सकते हो, अब उसमें ज़रूरत नहीं करने की। तो कहा गया कि IGST लगाइए, एक राज्य का सामान और दूसरे राज्य में बने आए तो IGST भी मिले, तभी जो उत्पादक राज्य हैं उनको भी
फ़ायदा होगा। तो एक IGST भी लगाया गया, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड हो गया वो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें। कर राजस्व का जो वितरण है उसके संबंध में जो नियम बनाए गए अनुच्छेद 268 के तहत केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, यानी उद्ग्रहित मतलब जो लगाया गया, केंद्र द्वारा लगाया गया और राज्य द्वारा उसका संग्रह किया गया एवं उसका पूरा खर्च जो है राज्य सरकार ही करती है, ऐसा 268 के तहत ये बातें की गई। कर और शुल्क जो होते हैं, समझ लो कर और शुल्क में अंतर क्या होते हैं, ये भी समझ लो। कर और शुल्क में, मैं इंटरव्यू में पूछ रहा था लोगों से, कर और शुल्क में क्या अंतर है। देखो, कर वो होता है जो टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, जैसे जिस व्यक्ति पर लगाया गया, ये कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं। शुल्क जो होता है, ये समझो, पहले तो समझ जाओगे कर क्या होता है। शुल्क जो होता है वो जो गया, ऐसा तो नहीं कि सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन जो गया, और जैसे आप म्यूजियम घूमने गए, प्लेनेटोरियम घूमने गए, ठीक है, वहाँ जो आपने टिकट ली, ठीक है, वो जो हुआ वो शुल्क हुआ, वो कोई कर नहीं है, ठीक है, इसको शुल्क कहते हैं। और कर होता है जो कि आप निर्धारित, पूर्व में निर्धारित कर दी गई और उसको आपको देना ही है, उस बैरियर से अगर पार कर गए या फिर आपने वो सामान खरीदा, उसका उपभोग किया, वो सब अप्रत्यक्ष कर उसके रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें कर और शुल्क, ठीक है, इसको थोड़ा सा माइन्यूट है, अंतर समझ लीजिए, और वो छोटा सा पूछा जाता है जब इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो ये जो कर और शुल्क का बंटवारा है केंद्र राज्य के बीच में, इसमें 268 के तहत है कि केंद्र लगाएगा और राज्य उसको वसूलेगा और राज्य ही उसको खर्च भी करेगा। जैसे स्टाम्प शुल्क, अब आप रजिस्ट्री करवाते हो मकान का, तो स्टाम्प पेपर खरीदते हो, तो स्टाम्प पेपर केंद्र सरकार छापती है, तो केंद्र सरकार केवल उसकी छपाई का जो खर्च है, ठीक है, जो आप स्टैम्प खरीदते हो, वो उसका खर्च वो ले लेगी। बाकी जितनी धनराशि रहती है, आप देखिएगा जब लीजिएगा उसमें बाइफर्केट किया रहता है, तो उतना वो केंद्र सरकार के खाते में चली जाएगी, बाकी वो राज्य सरकार के कोष में चली जाती है। रजिस्ट्री हमारे यहाँ हो रही है, हमारे घर राज्य की संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो राज्य सरकार ही समस्त धनराशि का उपयोग करेगी। इसलिए देखते हो कि इसी अभी पढ़े होगे, पैंडेमिक सिचुएशंस में तमाम राज्य सरकार की आय भी घट गई, चूँकि नहीं हो पा रहा था रजिस्ट्रियाँ। अब 1 महीने में जो टारगेट था उससे कई गुना ज़्यादा जो है रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तो अचानक से राज्य सरकार की यहाँ पे आय जो है वो बढ़ गई, ठीक है। मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा, तो आप देखेंगे कि ये जो है सरकार की जो भी फंड्स होते हैं, ये सरकार की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। जैसे केंद्र वाला का होगा स्टैम्प पेपर, तो केंद्र की संचित निधि में जमा हो जाता है, और राज्य सरकार की राज्य की संचित निधि में जमा हो जाता था, जिसका खर्च वो राज्य सरकार अपनी संचित निधि में से विधानमंडल से अनुमति लेकर के कर सकती है, ठीक है। दूसरा है कि इसी में 268 में क जोड़ा गया बाद में, वो क्या था कि 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें सेवा कर को जोड़ा गया। सर्विसेज की टैक्सेस नहीं थे, बाद में सर्विसेज टैक्स 2003 में जोड़ा गया, ठीक है। तो अब तो इसी सर्विसेज टैक्सेस को 269 के तहत अब GST का जो हो गया, तो इसमें ये समाहित हो गया। 268 का अब औचित्य भी नहीं रह गया कि जो सेवा कर थी अब तो GST के रूप में कंसोलिडेटेड हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में हो गया। जो सेल्स टैक्स था और जो सर्विस टैक्स था, दोनों को मिला दिया गया और वो GST के रूप में हम लोग के सामने आ गया, ठीक है। तो 269 क में ये GST की बात की गई है। संघ सूची के विषयों पर लगाए गए कर का वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को वितरण किया जाता है। ये 270 में, अनुच्छेद 270 में कहा गया कि जो संघ और केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होगा वो वित्त आयोग के फार्मूला के अनुसार होगा, ठीक है। कुछ शुल्क 271 में क्या कहा गया कि कुछ शुल्क और उसके ऊपर अधिभार लगाए जाते हैं, सेस लगाए जाते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स पेड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1% सेस लगाए जाते हैं, वो है शिक्षा कर।
1% शेष लगाए जाते हैं, वो है स्वच्छता पर, ठीक है, पर्यावरण स्वच्छता पर। तो आप इस प्रकार के शेष लगाए जाते हैं, जैसे जो सरकार कार्यक्रम चला रही है, स्वच्छता कार्यक्रम चला रही है, उस पर जो खर्च आएंगे वो हम ही लोगों से 1% वो शेष के रूप में। और इस शेष का इस्तेमाल देखिएगा, जब इनकम टैक्स जब आप हम लोग निकालते हैं, तो इनकम टैक्स निकाला कि मेरा इनकम टैक्स पूरा दे कितना धनराशि है, तो 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया आप इनकम टैक्स आपका निकल गया, तो वो हेड अलग हेड में जाता है। 1% शेष नीचे लिखा रहता है, ऐड प्लस 1% शेष, तो 1% शेष कितना हो गया, निकाल लीजिए 100 रुपया। तो अब 100 रुपया, 10,000 प्लस 100 रुपया, वो जाएगा शेष अलग फंड में। तो वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में, तो राज्य सरकार का कोई बंटवारा नहीं है। तो शेष की जो धनराशि वो सीधे केंद्र सरकार के हाथ में जाती है, और वो सीधे उस योजना के लिए, अमुक योजना के लिए खर्च होती है। अगर एजुकेशन शेष लगाया गया तो 1%, तो सब शिक्षा अभियान के लिए जो खर्च होता है उसमें 1% शेष चला गया। तो ये जो शेष होते हैं अधिभार कहलाते हैं। ये अधिभार जो है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार ही खर्च करती है, ठीक है। राज्यों द्वारा उद्ग्रहित यानी लगाया गया और संग्रहित किया गया, उपभोग किया जाने वाला कर, ये बहुत सारे ऐसे कर होते हैं जो राज्य सरकार स्वयं लगाती है। उसका भी जैसे कृषि आय पर कर है, तमाम जितने कर हैं, बहुत सारे कर हैं जो राज्य सरकार स्वयं लगाती है, उसका भी अपने लेती है और खुद ही संग्रहित भी करती है और खुद भी खर्च भी करती है, ठीक है। गैर कर राजस्व का नियंत्रण, जिसको गैर कर राजस्व जो है, जो कर के अतिरिक्त जो प्राप्त होता है उसको गैर कर राजस्व कहते हैं। जो शुल्क मैंने बताया वो गैर कर राजस्व है, ठीक है। राज्यों के लिए जो सहायतार्थ अनुदान की धनराशि है, ये 275 के तहत है। इसको भी, अनुदान को भी कई अनुदान में बांटा गया है। जो अनुदान विधिक अनुदान होते हैं, यानी कि वो उसका बंटवारा एक वित्त आयोग जो एक फार्मूला के अनुसार से किया। ऐसा नहीं है कि आप अपने राज्य को, जो आपके सरकार है उसको आप अनुदान दें और दूसरे को न दें। इसके लिए भी उन्होंने सुझाया कि नहीं, ऐसा वित्त चक्राहट को रोकने के लिए सबको यूनिफॉर्मल अनुदान देने की भी धनराशि दी जाए, ऐसी कोशिश की जाती है, ठीक है। विवेकाधीन अनुदान जो होते हैं वो अनुच्छेद 262 के तहत दिए गए। ये जो विवेकाधीन अनुदान है, ये यहाँ पे आप देखें कि मान लीजिए कहीं कैलेमिटीज़ आ गई, प्रावधान तो किया गया इसीलिए कि कैलेमिटीज़ आ गई, उड़ीसा में आ गई, वेस्ट बंगाल में आ गई, तो इस समय अनुदान की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। यही पर आता है कि वहाँ कम दी जाती है, अधिक दी जाती है। वहाँ पर दिखाने के लिए कम जो है वो करते हैं लोग कि हमने दिया और इतना धनराशि मैंने घोषणा कर दी, लेकिन देते उतना नहीं है जितना देनी चाहिए। तो इस तरह से देखिएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में टकराहट बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब के क्या फार्मूला होगा, इसके लिए एक वित्त आयोग का गठन 280 के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये एक जो न्यायिक संगठन है जो कि ये काम करती है, फार्मूला बनाती है। वो राज्यों के साथ बैठक करके और केंद्र के स्तर पर एक वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। वे सभी राज्यों में दौरा करते हैं और उन राज्यों के प्रॉब्लम्स और इन सब चीज़ों को देखते हैं। वित्त मंत्रियों से बैठक करते हैं, अन्य संगठनों से भी बैठक करते हैं और फिर तब एक फार्मूला बनाते हैं जो कि 5 साल पर गठित होता है। 5 साल के लिए योजना बनती है कि 5 ईयर्स में इस आधार पर अगला जो वित्त आयोग का बंटवारा होगा, वित्त का बंटवारा होगा, वो इस फार्मूले के अनुसार होगा, ठीक है। तो ये और एक और वित्तीय संबंध की बात है, वो केंद्र और राज्यों के बीच में ऋण की बात है। तो केंद्र सरकार से राज्य ऋण भी लेती है, राज्यों से भी राज्य ऋण लेती है और अन्य संस्थाओं से, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं हैं, उससे भी राज्य ऋण लेती है। और उसमें क्या विभेदीकरण होता है मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। तो आप देखेंगे इस प्रकार से वित्तीय बंटवारा की बात की गई है, ठीक है। इन सब एस्पेक्ट्स को समझते हुए आप आंसर लिखेंगे और इसमें अपनी बातें भी जोड़ सकते हैं। और पढ़िए, किताबें भी पढ़िए। आप लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसको विस्तार से पढ़िए। अन्य स्पेक्ट्रम्स वगैरह भी आते हैं उसकी भी पढ़ सकते हैं आप। तो आप उन सबको पढ़ करके नए जो चीज़ें आती हैं उन सबको मैगजीन से भी पढ़ कर आप इसको बना सकते हैं। इसका उत्तर आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं।
आस्पेक्ट्स मैंने बताए कि किन किन आस्पेक्ट्स पे आपको चर्चा करनी है, वो मैंने पूरे विस्तार से आपको बता दिया कि किन किन आस्पेक्ट्स पे आपको चर्चा करनी है। इस प्रकार संबंधों पर, केंद्र राज्य संबंधों पर एक विस्तृत रूप से आपको मैंने चर्चा करके बता दिया कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य के बीच में जो हितों का जो टकराहट होती है और कैसे सहकारी संवाद को आप बढ़ा सकते हो, इन सब की बातें मैंने की। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक प्रश्न का उत्तर लिख करके आप लोग को एक मॉडल के रूप में दे दूंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे इस पर उत्तर लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा भी वादा नहीं करता, कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि मैं जल्दी आपको दे दूँ। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से और मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा। आपसे भी अनुरोध है कि जो है बच्चे जो इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे बार बार कहने के लिए कि भाई सर ज़रूर कह दिया कीजिए वीडियो के अंत में कि इसको लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं और अन्य लड़कों को इसको सब्सक्राइब करवाएं। तो ये थोड़ा आपका भी दायित्व बनता है, आप भी सहयोग करिए इसमें, ताकि जो है बच्चे को जो है वो जो इस पे काम कर रहे हैं उनको भी कुछ प्रतिफल प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।